नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का सब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो आप लोग ध्यान से एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग को बताया जाएगा, जिसको अगर आप लोग एक बार वीडियो को सुन लेते हैं अच्छे से तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग का खुद ब खुद जो है आंसर्स को आप लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है पेन एंड पेपर लेके साथ बैठिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इसमें जो है मॉडल पेपर आपका एक ही जारी किया गया है। इसलिए जो टॉपिक्स आपका पूछा गया उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग का जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग सभी बातों को नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो टाइम भी यहां पे देख सकते हैं 1.5 घंटे का ही जो है सब्जेक्टिव में भी टाइम दिया गया है। लेकिन यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या जो यहां पे लिखा गया 19 ही रहेगा, यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे दिया गया प्रश्न 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है 5 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं इसका मार्क्स जो दिया गया दोस्तों 2 अंक दिया गया है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक में जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें से केवल आप लोगों को 5 ही क्वेश्चंस लिखना है और उसमें जो है आप लोग को 2 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो प्रश्न 8 से लेकर 14 तक यहां पे देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। कितना प्रश्नों को उत्तर देना है? 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। कितने शब्द में देना है? 150 शब्द में देना है और इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। वहीं बात करें हम लोग 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है, जिसमें से आपको केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज को आप लोगों को डिटेल से एक एक करके बताया जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे और जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे आप लोग उसको पेन एंड पेपर लेके बैठिए, आप लोग वो नोट कीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, वो आपको जरूर एग्जाम में उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं खंड अ यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा, जैक के द्वारा एक ही मॉडल सेट जारी किया गया, इसलिए आप लोग जो चीज आप देख रहे हैं क्वेश्चन में उससे रिगार्डिंग, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, उस टॉपिक से रिगार्डिंग आप लोग तीनों तरीका से अपना तैयारी करके रखिएगा। हालांकि मैं आप लोग को उसी पैटर्न पर ही बताऊंगा, ताकि आप लोग का उससे जो क्वेश्चंस के अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोग का एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, डिटेल के साथ बताऊंगा, एक एक बात को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 2 अंक दिए जाएंगे और 7 क्वेश्चन में से केवल आपको 5 ही लिखना है। यानी दोस्तों आपका कितना हो जा रहा है? 5 2 जा 10। ठीक है, या 2 5 जा 10 यहां पे देख सकते हैं, यानी 10 अंक आपको इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मैटर करता है आपके एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। तो ध्यान से एक एक बात को नोट करते चलिए हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। यहां पे देख सकते हैं टोटल यहां पे 7 क्वेश्चंस दिया गया, जिसमें से केवल 5 ही का आंसर देना है, लेकिन मैं आप लोग को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहां पे अभी बताने वाला हूं डिटेल के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोग को कई बार पूछा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैंने जो है मॉडल पेपर से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, जिसमें इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और वही यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया डायरेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर में। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से आप लोग क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन दोनों से रिलेटेड परिभाषा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है, अंतर भी पूछा जाता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में वर्तमान व्यक्तिगत लघु इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके साथ यहां पे क्या लिखे हैं? जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे समूह अर्थात उद्योग और बाजार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है कि किसे कीमत सिद्धांत कहा जाता है, तो इसे ही जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे हम लोग कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लेकर। ठीक है, जो कि आप लोग नोट करते चलिएगा। सबसे पहला बात करें दोस्तों तो व्यष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रो कहते हैं। यह माइक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द माइक्रोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है समाज के छोटे हिस्से से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है। और इसका परिभाषा जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे मॉडल पेपर में, तो ये आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो भी मैंने लिखा दिया यहाँ पे कि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मुख्य विषय वस्तु जो है वस्तुओं व संसाधन की कीमत निर्धारण से ही संबंधित है, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज price theory since its major subject matter deals with determination of price of commodities and factors, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे इंग्लिश पे भी देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर, रिसोर्सेज, ऑनर्स एंड फार्म्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। ये दोस्तों अलग से मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे लिख दिया, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों इस चीज को डिटेल के साथ समझने के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी हम लोग बारीकी से एक एक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, क्या पूछा गया, बाजार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर और एग्जाम में भी पूछा गया था, इस बार भी जो है आप लोग का मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी पॉइंट्स में आप लोग को बताने वाला हूं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बाजार बोलने से ही आपके दिमाग में चलता है एक ऐसा जगह जहां पे आपको इस तरह की आवाजें सुनाई देती है, भिंडी ले लो, ठीक है, टमाटर ले लो, मछली ले लो, तो इस तरीके के आवाजें सुनाई देती है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसा मत लीजिएगा, ऐसा कोई जगह जहां पे भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। ऐसा अगर एग्जाम में लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। दोस्तों इकोनॉमिक्स के मीन्स में जो है बाजार का अलग ही मीनिंग होता है, जिसको आप लोग एक एक चीज को डिटेल से समझिए, ठीक है। दोस्तों वर्तमान समय में बाजार का निश्चित स्थान में होने का कंसेप्ट जो है खत्म हो गया है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम बाजार बोलते हैं तो आपका एक दिमाग में कंसेप्ट चलता है कि एक ऐसा जगह जहां पे अलग अलग वस्तुएं हमें खरीदने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा जो है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा जो है कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया वर्तमान समय में, जब से ई मार्केटिंग यानी ऑनलाइन मार्केटिंग दोस्तों शुरू हो गया। यानी मार्केट का मतलब अभी नॉट फिक्स्ड प्लेस से है, याद रखिएगा। जब से ऑनलाइन मार्केटिंग, ई मार्केटिंग शुरू हुआ है तो आप लोग का जो है निश्चित स्थान में बाजार के होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यानी मार्केट का मतलब अभी नॉट फिक्स्ड प्लेस से है। तो आखिर बाजार क्या है दोस्तों, नोट कीजिएगा, एक ऐसा सिस्टम जहां सेलर्स एंड बायर्स, विक्रेता और खरीदार आपस में मिलते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। जहां वस्तुओं और सेवाओं की जरूरतों को जो है अपनी जरूरतों क्या करते हैं, पूरा करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा अपनी जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, सेल एंड परचेज, विक्रय और क्रय, यानी जहां कुछ ना कुछ खरीदा और बेचा जाता हो उसे हम मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान से सुन के लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाजार को एक ऐसी क्रियाओं के संयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बाजार जिनके द्वारा क्रेता तथा विक्रेता किसी वस्तु के क्रय अथवा विक्रय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहां पे क्या आना चाहिए दोस्तों, एक कोई फिक्स प्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी फिक्स प्लेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, केवल जो है क्रेता और विक्रेता कोई ना कोई वस्तु को खरीद या बिक्री के लिए यानी क्रय या बिक्री के लिए एक दूसरे से अगर संपर्क में आते हैं तो ही हम उसे क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे, ठीक है। यहां स्थान विशेष का बात नहीं है दोस्तों, अगर कोई खरीदने वाला और बेचने वाला अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वही मार्केट कहलाएगा। अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोबाइल जो है ऑर्डर किया होगा, तो वहां से देख सकते हैं आपके पास जो है पार्सल घर में पहुंच जाता है, आप घर से बाहर निकलते हैं और उनसे वो चीज रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या कोई स्थान जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, आपको घर के सामने आकर जो है क्रेता और विक्रेता यानी खरीदार और जो बेचने वाले हैं दोनों के बीच जो है एक संपर्क होता है, आप उससे सामान पैसे देकर ले लेते हैं घर में ही, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्या, बाजार, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बाजार। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आप देखिए कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसके बारे में परिभाषाएं दी है, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में, ठीक है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में उन्होंने क्या कहा था बाजार को लेकर,
बाजार एक तंत्र है जिसके द्वारा क्रेता तथा विक्रेता किसी वस्तु की कीमत तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने भी इस वर्ड का यूज किया, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, कोई फिक्स प्लेस का होना जरूरी नहीं है। अगर खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ही वो क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा, यानी बाजार कहलाएगा। दोस्तों अब इसे हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्या लिखेंगे। मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय व्हिच पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स आर बाउट इन क्लोज कॉन्टेक्ट, क्या लिखा है, क्लोज कॉन्टेक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसके अलावा इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसके अनुसार लिखा गया, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, a market is a mechanism by which buyers and sellers interact to determine the price and quantity of a goods or service। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है, कि बाजार कोई एक ऐसा जगह है या मंडी है जहां पे हम लोग खरीदने या बेचने के लिए जाते हैं। ठीक है, बस आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि कोई ऐसा फिक्स प्लेस इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं है। अगर आप लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और कुछ लेन देन करते हैं तो वही क्या होगा, मार्केट कहलाएगा। ठीक है, जहां परचेज और सेल होगा और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो वही आपका क्या होगा, मार्केट होगा। फिक्स जो है प्लेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट चुका है दोस्तों, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आसान भाषा में नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है यहाँ पे देख सकते हैं, एकाधिकार का अर्थ लिखिए, वह राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। क्या पूछा गया, राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एकाधिकार को इंग्लिश में याद रखिएगा क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बना है, एक है मोनो और दूसरा है क्या, पोली। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, एकाधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बना है, एक है मोनो और दूसरा क्या है दोस्तों, पोली। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मोनो का अर्थ है एक तथा पोली का अर्थ है विक्रेता। ठीक है, मोनो का अर्थ है एक तथा पोली का अर्थ क्या है दोस्तों, विक्रेता। पोली का अर्थ क्या है, विक्रेता, यानी इसका पूरी मीनिंग क्या निकल रहा है, एक विक्रेता। क्या निकला, एक विक्रेता। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे क्या कहना है कि एकाधिकार एक ऐसा बाजार ढांचा है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है। कितना विक्रेता रहता है, केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है, तथा जहां वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहां पे मैंने बताया है, उदाहरण के लिए सरकार के पास जलापूर्ति तथा रेलवे प्रदान करने का एकाधिकार है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आप सभी एक बात नोट किए होंगे, जहां पे केवल होना चाहिए वन सेलर। ठीक है, मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स सेलर, या दैट मीन्स वन सेलर। ठीक है, तो एकाधिकार ऐसा बाजार ढांचा है जिसमें एकाकी फार्म ही सभी उत्पादों का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि उदाहरण के लिए जलापूर्ति और रेलवे प्रदान करने का एकाधिकार क्या है, किसके पास, सरकार के पास है। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी को मालूम होगा ये वाला डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाएगा कि जो रेलवे वाला जो है आपको एग्जाम्पल बताएं, ये जो है आपका मोनोपोली में कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे पर जो है भारत सरकार का अधिकार है। अब कौन से ट्रेन कब चलनी है, कितने बजे चलनी है, किस रूट पे चलनी है, ठीक है, ट्रेन का किराया कहां से कहां तक का कितना होगा, ये सभी जो डिसीजन है कौन लेता है, भारत सरकार लेती है। यानी उनके पास ही केवल जो है इसका डिसीजन लेने का अधिकार है, यानी ये होगा मोनोपोली का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि जो मोनोपोली होता है उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, यानी कीमत का विभेद देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि आप रेलवे पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका जो है टिकट जो है बहुत कम होता है, कम पैसे लिए जाता है। जो जनरल होते हैं, आम इंसान होते हैं, 18 साल से ज़्यादा होते हैं, या जो बड़े होते हैं बच्चे, उन लोगों का जो है पैसा ज़्यादा
लिया जाता है। वहीं बात करें सीनियर सिटीजन का पैसा अलग लिया जाता है, सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनका पैसा अलग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सर्विस के लिए अलग अलग पैसा लिया जा रहा है। तो ये देखने को मिलता है कहाँ पे, हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, मोनोपोली में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है इंग्लिश में डेफिनेशन दोस्तों? Mono means one and poly means seller, that means one seller. Monopoly is a market structure in which there is only one seller. याद रखिएगा, only one seller of goods and service. ठीक है, and there is no close substitute for the goods. और इसके जो है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं गुड्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपको एग्जांपल में क्या लिखना है? गवर्नमेंट हैज द मोनोपोली इन प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई एंड रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो दोस्तों इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, विशेषताएं भी होती है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अगर बात करें दोस्तों तो केवल एक ही विक्रेता होते हैं। मोनोपोली मार्केट में हमें कितना विक्रेता देखने को मिलता है? केवल एक ही विक्रेता देखने को मिलता है, वन सेलर देखने को मिलता है। एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है जो पूरे बाजार पर अपना नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अनेक क्रेता। ठीक है, अगर एक विक्रेता होगा दोस्तों तो खरीदने वाले तो ज्यादा होंगे उसकी दुकान में। ठीक है, तो अनेक विक्रेता यानी मल्टीपल बायर्स होता है। ठीक है, अगर किसी खास वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है, एक ही दुकान होगा या एक ही प्रोडक्शन करने वाले होंगे तो सभी क्रेता जो इतने खरीदने वाले हैं उसी के पास जाएगा, यानी उस बाजार में उस वस्तु का क्या होगा? अनेक क्रेता होगा, मल्टीपल बायर्स होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव, प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखिए याद रखिएगा इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार यूज किया जा रहा है, स्थानापन्न। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट। तो एकाधिकार विक्रेता ऐसी वस्तु को बेचेगा जिसका निकट स्थानापन्न जो है वस्तु कोई ना हो। ठीक है, ऐसा कोई खास सामान बेचेगा वो जिसका कंपटीशन देने वाला अगल बगल में कोई ना हो। ठीक है, जैसा कि कोई भारी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रेन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये, अगर है भी दोस्तों याद रखिएगा, जो अदर ट्रांसपोर्ट है तो वो काफी कम मात्रा में जो है सामान को यहां से वहां तक ले जा सकते हैं। अगर ट्रक को देखिएगा तो ट्रक जो है एक लिमिटेड जो है सामान को ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा और उसका जो कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें एयरलाइंस का तो आप लोग देखते हैं एयरलाइंस काफी ज्यादा महंगा होता है। एक सवारी को जाने में ही इतना ज्यादा खर्चा होता है तो सामान को ले जाने में वो उसमें कितना ज्यादा कॉस्ट पड़ता होगा। यानी दोस्तों इंसान के पास केवल एक ही जो है सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे क्या है उसके पास बचा हुआ चीज? वो है ट्रेन जो है, फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है उसी का यूज करना पड़ेगा सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है निकट स्थानापन्न। ठीक है, यानी याद रखिएगा इसमें कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, यानी एकाधिकार विक्रेता जो है ऐसी वस्तु को बेचेगा जिसका निकट स्थानापन्न कोई वस्तु ना हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट जो है दोस्तों, वो है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल ओवर कॉस्ट। ठीक है, फुल कंट्रोल ऑन ओवर कॉस्ट। ठीक है, अगर मार्केट में एक ही खास वस्तु है दोस्तों तो विक्रेता अपने अनुसार जो है कीमत पर निर्णय ले सकता है। वो अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड कर सकता है कब और कैसे उसको कीमत जो है बढ़ाना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत पर कंट्रोल जो है किसका रहता है दोस्तों? याद रखिएगा मोनोपोली मार्केट में रहता है। ठीक है, और 5 नंबर पॉइंट जो है मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, क्या? कीमत विभेद यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों? कीमत विभेद से आशय विक्रेता एक खास वस्तु को अलग क्रेता से अलग अलग कीमतें वसूल करता है। जैसे ट्रेन में स्टूडेंट्स के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग। ठीक है, और आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बच्चे हैं उनसे ज़्यादा लिया जाता है, जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं 5 साल से कम, उनका टिकट जो है बहुत ही कम लिया जाता है, या कभी कभी जो है फ्री में भी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स के अनुसार उन्हें छूट भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है मोनोपोली मार्केट में। ठीक है, तो ये जो है 5 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों जितना आप लोग का पॉइंट्स बनता है
आप लोगों को हर एक चीज को डिटेल से एक एक चीज को बारीकी से बताया जा रहा है। आप लोग उसमें से अपने पॉइंट्स को नोट करके एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या लिखा गया। वही जो मैंने बातें बताया वही बातें यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा तभी एग्जाम में लिख पाइएगा। जितने भी पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट? तो दोस्तों याद रखिएगा, एकाधिकार में वस्तु का मूल्य जो है ज्यादा निर्धारित किया जाता है सीमांत लागत की तुलना में, ठीक है। यानी प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं। जैसे कि किसी वस्तु को बनाने में जो है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है 50 रुपए, और आप जो है वहां पे कितना पैसा निर्धारित कर रहे हैं, उसका जो है आप निर्धारित कर रहे हैं उसको सेल करने के लिए 80 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे ज्यादा है। प्राइस जो है जितना आपका कॉस्ट पड़ रहा था उससे ज्यादा आप क्या ले रहे हैं, प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, यानी वस्तु का मूल्य 50 रुपए था और आपने 80 रुपए या उससे अधिक पर बेचा, यानी 80 से 100 रुपए पर बेचा, तो इससे फर्म हमेशा एकाधिकार बाजार में सकारात्मक लाभ कमाती है, ठीक है। जो पॉजिटिवली जो है प्रॉफिट हमेशा वो गेन करेगा, कमाएगा, ठीक है। एकाधिकार बाजार में कीमत और सीमांत लागत से अधिक निर्धारित किया जाता है और फर्म एक सकारात्मक लाभ कमाते हैं। याद रखिएगा, इन अ मोनोपोली द प्राइस इज सेट अबव मार्जिनल कॉस्ट एंड द फर्म अर्न्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। वेर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है ग्रेटर देन है क्या, मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग जो है यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप इसका आंसर जो है दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, कीमत तथा सीमांत लागत के बीच जितना, क्या लिखे हैं, कीमत तथा सीमांत लागत के बीच अंतर जितना अधिक होगा एकाधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। कीमत तथा सीमांत लागत के बीच अंतर जितना अधिक होगा एकाधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। जैसे यहाँ पे हम बात करें, मेरा कॉस्ट पड़ा किसी चीज़ को बनाने में 50 रुपए और हमने उसे बेच दिया कितने पे, 100 रुपए, ठीक है। तो कितने रुपए का अंतर है दोस्तों, 50, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे किसी वस्तु का लागत 50 रुपए है और उसका प्राइस जो है कीमत हम 100 रुपए कर दिया, तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर जो है 50 रुपए। तो यहाँ 50 का डिफरेंस यानी एकाधिकार शक्ति क्या है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा है। एकाधिकार शक्ति क्या है दोस्तों, ज्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा जो यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि इसके विपरीत कीमत तथा सीमांत लागत के बीच जितना अंतर क्या होगा, कम होगा, एकाधिकारी शक्ति भी कम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों, वो जो 50 रुपए मेरा कॉस्ट पड़ा और उसको मैंने बेच दिया कितना पे दोस्तों, 60 पे। कितना पे बेचा, डिसाइड किया 60 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मात्र 10 रुपए का, ठीक है। कितना है, 10 रुपए का। तो दोस्तों याद रखिएगा, वही किसी वस्तु का लागत 50 रुपए है और उसका प्राइस कीमत 60 रुपए कर दिया, तो दोनों के बीच का अंतर केवल क्या है, 10 रुपए है। डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का है। यानी एकाधिकार शक्ति क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। यानी प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच डिफरेंस जितना कम होगा एकाधिकारी शक्ति जो है कम होगा। मोनोपोली पावर क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यही आपको लिखना है इसका, ठीक है। तो यही दोस्तों था इन दोनों के बीच का संबंध, कीमत और सीमांत लागत, ठीक है। एकाधिकार में कीमत और सीमांत लागत के बीच का संबंध, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। क्या बोले, द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, द ग्रेटर विल बी मोनोपोली पावर, द ग्रेटर विल बी द मोनोपोली पावर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वर्सली द स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट द स्मॉलर द मोनोपोली पावर। ये होगा इसका आंसर में आपको लिखना है इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर है उसे आप लोग प्लीज जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट्स ने उससे जो है अच्छे से पढ़ाई करके 90+ स्कोर गेन किया है। अगर आप लोग चाहते हैं 90+ स्कोर करना तो प्रीवियस जो वीडियोस है उसे भी जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार मॉडल पेपर में दिया गया है। हर साल के मॉडल पेपर में लगभग दिया ही जाता है और प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा गया सवाल में से है। तो इसको भी समझ लेते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एजेंट्स, गिव एग्जांपल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एजेंट कौन होता है। तो एजेंट बोलने से आप लोग को LIC का एजेंट वगैरह आप लोग का दिमाग में आता होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो है दोस्तों, एजेंट किसको कहते हैं, तो एक एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पादन करने या कार्य करने की क्षमता रखता हो। फिर से सुनिए, एक एजेंट जो है, एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने या कार्य करने की क्षमता को रखता है। और आर्थिक का मतलब तो आप लोग ऑलरेडी बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस को जिन्होंने देखा है, कि अपने हिस्से के लिए वह जो अर्थव्यवस्था के साथ, जो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट के बारे में। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी देने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्ति, संस्था या संस्थाओं के समूह से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है, जो क्या और कितना उपभोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल बोला गया दोस्तों यहाँ पे उदाहरण देने के लिए भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे परिवार, जैसे क्या लिखा है दोस्तों, परिवार यानी उपभोक्ता, यानी अपने लिमिटेड इनकम से, अपने लिमिटेड जो है आपका आय जो है, उससे किसी वस्तु का उपभोग करें जिससे कि आपको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। आपका इनकम कम है और आप जो है उस लिमिटेड इनकम के द्वारा अच्छा से अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिले, मैक्सिमम सेटिस्फाई आप हो सके, तो वो जो होगा एक तरीका से क्या है, आपका आर्थिक एजेंट कहलाता है। कौन, परिवार यानी उपभोक्ता। ठीक है, आप लोग का दोस्तों एग्जाम्पल में जो है जो बताया जा रहा है, ये एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे परिवार को भी इंक्लूड कर दिया है, यानी परिवार का तात्पर्य है दोस्तों उपभोक्ता से है। ठीक है, दूसरा जो है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कंपनियां। ठीक है, तो कंपनियां कहने का अर्थ है दोस्तों, इसमें निर्माता भी आ जाएगा और बाजार भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनियां का बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों एक हमने समझा कि एक के पास जो है, जो इनकम करता है और इनकम, लिमिटेड इनकम के द्वारा वह मैक्सिमम सेटिस्फाई चाहता है, अधिकतम संतुष्टि चाहता है वस्तु को उपभोग करने के लिए, तो वो हो गया आपका उपभोक्ता। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है कंपनियाँ। ठीक है, ये क्या करती है, अपने सीमित संसाधन से, यानी अपने सीमित साधन से जो है, लिमिटेड रिसोर्सेज से जो है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये उसके रिगार्डिंग जो है आर्थिक निर्णय लेगा, इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। ठीक है, कंपनी भी एक तरीका से इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य, यानी राज्य कहने का तात्पर्य यहाँ सरकार से है। ठीक है, तो देश में जितने रिसोर्सेज है उनका ठीक ढंग से उपयोग हो और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट और सर्विस लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि लोग जो है आसानी से उसका उपभोग कर सके। ठीक है, ये किसका काम है, किनका देखने का काम है, सरकार का देखने का काम है। ठीक है, तो वो भी इस हिसाब से अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, राज्य यानी जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से जो है बाजार के कामकाज को विनियमित करते हैं। ठीक है, ये सबसे जो मैंने बताया, ये सभी जो है महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसे अब हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बाय इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल्स, institutions or groups of institutions who take economic decision. ठीक है, they may be the consumer who decide what and how much to consume. As such, household, consumers, companies, producers and market, and the state which through various mechanisms regulate the functioning of the market आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का आंसर्स दोस्तों इसके रिगार्डिंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो है समय में मैं आप लोग का टेस्ट भी लेने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। ठीक है, क्या बोला गया है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, और ये क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सरकारी बजट एक विवरण है जो कि एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तथा
विभिन्न भागों में अनुमानित राजस्व तथा अनुमानित व्ययों को दर्शाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैलेंडर अगर हम लोग ईयर देखते हैं तो वो जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक होता है। तो आखिर ये कौन सा ईयर जो है गवर्नमेंट के द्वारा शो किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है उसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, उसे हम क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर। और लेकिन इंडिया में जो है दोस्तों दो टाइप से हम लोग देखते हैं डेट को। एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से दिसंबर तक होता है, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर जिसे हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सरकारी बजट के बारे में पूछा गया। तो सरकारी बजट जो है एक विवरण है जो एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो कि कब से कब तक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तथा विभिन्न भागों में अनुमानित राजस्व तथा अनुमानित व्ययों को दर्शाता है। खर्च और जो इनकम है, रेवेन्यू जो है उसको दर्शाता है। ठीक है, अब दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार का बजट क्या है या राज्य सरकार का बजट, तो ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए कि एक्स्ट्रा जो है मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर में आपको यही लिखना है। मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है और आप लोग आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा उसमें भी उसमें सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की धारा याद रखिएगा 112, भारतीय संविधान की धारा 112 के अंतर्गत एक वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संसद के पॉलिटिकल साइंस लेके जो पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम होगा, संसद के 2 सदन के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है जो केंद्रीय सरकार का बजट कहलाता है, जो केंद्रीय सरकार का बजट कहलाता है। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार का बजट याद रखिएगा धारा 112। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा तो फिर राज्य सरकार का भी बजट होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होता है। तो समान रूप से प्रत्येक राज्य सरकार जो है धारा 202 को राज्य के संविधान के सामने एक वित्त विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है और यह सरकार का बजट कहलाता है। और इसी बजट के माध्यम से सरकार बताती है कि आप जो गवर्नमेंट है वो जो है अपने राज्य, अपने देश का डेवलपमेंट के लिए किन किन जगहों पे कैसे कैसे जो है रेवेन्यू रिसीव करेंगे या आपका खर्च करेंगे, ठीक है, व्यय करेंगे, वो आपका डिटेल में वो उनका विवरण रहता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फरवरी के टाइम में जो है आप लोग को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट आ रहा है। ठीक है, और उसे आप लोग सुना कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग इकोनॉमिक्स में आप लोग अपना माइंड को शार्प कीजिएगा उतना ज़्यादा आप देश को समझेंगे, देश के लोगों को समझेंगे, तो आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी भी कर रहे हैं। और आगे के एग्जाम में जो फरवरी महीने में इस बार 23-24 के लिए जो आप लोग का बजट आने वाला है दोस्तों, वो जो है दोस्तों आपका क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, सभी एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ही आप लोग के लिए बना दूंगा आप लोग के डिमांड पर। तो ये था दोस्तों आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो मैंने अभी बताया वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर विच रन्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च 31। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आप लोग के एग्जाम में नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताया जिसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल जो है 112 के बारे में, ठीक है, जो आप लोग को बताता है क्या, बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, याद रखिएगा। और दूसरा जो है मैंने बताया आर्टिकल 202 के बारे में, जो आप लोग को बताता है क्या, स्टेट गवर्नमेंट के बजट के बारे में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे घर पर अपने देश पर ही तैयार किया जाए। यानी दोस्तों जिस वस्तु के लिए हमें दूसरे देश पर डिपेंड रहना पड़ता है, उस चीज़ का हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, उस चीज़ को जो है अपने ही देश में तैयार किया जाए। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, दूसरे शब्दों में जो माल बाहर से आयात करते थे उनका जो है अपने ही देश में उत्पादन जो है क्या कहलाएगा, आयात प्रतिस्थापन कहलाएगा। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य जो है वस्तु का निर्माण कर आयात की जो है समस्या से बचना होता है। ठीक है, आयात की समस्या से क्या है दोस्तों, बचना होता है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एग्जाम में लिखिएगा कि आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य वस्तु का निर्माण कर आयात की समस्या से बचना है। ठीक है,
आप दोस्तों इसको इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखाया गया है, और भी इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं बताने वाला हूँ, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस मीन्स द प्रोडक्शन विच वी इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड शुड बी प्रोड्यूस एट होम इन आवर ऑन कंट्री, ठीक है। इन अदर वर्ड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच वेर इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड और on country would be called import substitution, ठीक है। The purpose of import substitution to avoid the problems of import by manufacturing commodity। तो ये आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इसमें से जो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ये वाला भी लिख सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स में जो मैंने बताया उसको लिख सकते हैं, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी आपने आयात प्रतिस्थापन के बारे में बता दिया कि जो इसका उद्देश्य होता है कि वस्तु का निर्माण कर जो है अपने ही देश में वस्तु का निर्माण कर जो है आयात की समस्या से बचना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आखिर ये आयात क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी तरह के उत्पादों को बाहर के किसी देश से अपने देश में लाने को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंपोर्ट कहते हैं। यानी बाहर देश से हम कोई वस्तु जो है अगर मंगवाते हैं अपने देश में तो वो क्या कहलाता है, आयात कहलाता है, उसे इंग्लिश में हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्री टू आवर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आयात जिसे अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ होता है किसी भी अन्य देश से अपने देश में कुछ मंगवाना, ठीक है, याद रखिएगा। और भी कुछ बातें हैं जो मैंने लिख दिया उसको नोट करके अपनी कॉपी में रख लीजिएगा। कई बार अपने देश में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए या कई बार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कच्चा माल के लिए दूसरे देशों से अन्य वस्तु की खरीदारी की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, आयात या इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया जो है डिपेंडेंट है कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए अदर कंट्रीज पर, जिसके कारण जो है दोस्तों हमें दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यही जो है हम लोग जो अपने देश में कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह भी मंगवाते हैं तो वो एक तरीका से क्या है, आयात है, ठीक है। और हम अपना देश से अगर कुछ चीज़ प्रोडक्शन करके अपना देश से कुछ चीज़ बाहर के देशों में भेजते हैं या कोई हमारे देश से कुछ सामान लेता है तो वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है, यानी निर्यात कहलाता है। दोस्तों आयात की तुलना में जो है निर्यात किसी भी देश के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए कोई भी देश जो है आयात को कम करने की चेष्टा करता है। आयात की कम करने की चेष्टा इसलिए करता है क्योंकि बाहरी देश जितना हम हमारे देश से बाहरी देश जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे, अदर देश के जो है करेंसीज हो वो हमारे देश में आएंगे तो हम मेरा कंट्री का जो है जो इकोनॉमी है वो अच्छा डेवलप करेगा, ठीक है। सामान्य भाषा में मैंने बताया, इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये अलग से एक लेक्चर बनेगा, तो इसके बारे में भी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी देश जो है चाहता है कि हम बाहर के देश से सामान कम मंगाए, अपने ही देश में अपना जो है वस्तु का उत्पादन करें ताकि हम आयात से जो है बच सके। इसे हम क्या कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। सामान्य भाषा में मैंने आप लोग को बता दिया। तो दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जो आप लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात किया इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर का सेक्शन ए के बारे में। काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो गया दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग का सेक्शन बी और सी पर है, वो भी आने वाली है आप लोग के डिमांड पर। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं सेक्शन बी और सी का आप लोग वीडियो, तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नीचे ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसी वीडियोज चाहिए, ठीक है। आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस चाहिए या डायरेक्ट आंसर चाहिए, मैं उस हिसाब से आप लोग के डिमांड पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।